हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका जो वीडियो होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो स्टेट बोर्ड और साथ ही साथ जो भी हमारे पास सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई, उस सबके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो प्योरली हमारे पास एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। ये आपका है पीवाईक्यू, यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, आज हम लोग फिजिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो आपके पास सवाल यहाँ पे है वो आपका लाइट चैप्टर से, ठीक है। तो लाइट चैप्टर में हमसे पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और कभी कभी ये आपके पास 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। जब आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं? तो आप बोलेंगे 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, है ना। दे लाई ऑन द सेम प्लेन। हम लोग डायग्राम से इसको समझेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आप देखें कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? तो बोलेंगे आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है। आपके पास क्या हो गया? प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर पे आपके पास ध्यान से देखेंगे इस तरीका से यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंट रे, ठीक है। आपके पास ए से ओ तक एक इंसिडेंट रे है और ओ से बी तक क्या है? तो बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और बीच में आपका क्या हो जाता है? नॉर्मल, ठीक है। बीच में आपका क्या हो जाता है? बोलेंगे नॉर्मल। हमने इसका नाम दे दिया एन, ठीक है। आपके पास एक मिरर यहाँ पर है, या आपके पास प्लेन मिरर है, हमने इसको एम बोला हुआ है, प्लेन मिरर है ये, ठीक है। और ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपको नाम लिखना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए ओ क्या है? तो बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ओ से लेकर बी तक आपका यहाँ क्या है? तो बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल देखेंगे बी ओ एन यानी कि आर, एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना देंगे, आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर के सामने में प्लेस किया गया है। कहां पर? तो बोलेंगे बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। तो बोला गया है कि इसके लिए हम लोग को रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ये बताना है और साथ ही साथ हमें बताना है नेचर ऑफ इमेज। इमेज, इसका साइज भी बता सकते हैं हम लोग, जो हमारे पास साइज होती है वो भी हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायग्राम आपके पास सामने दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे 6 स्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कितनी स्थिति के बारे में बात करते हैं? 6। O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए पहले पोजीशन पे रहेगा तो इमेज कहाँ बनता है? 5वें पोजीशन पे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सारे बना लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5, सॉरी ये आपके पास 5 के बाद यहाँ पे 4 आएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये आपके पास 2, ये हो गया 1, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे पहला पोजीशन किसको बोला गया है? तो पोजीशन 1 का मतलब ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। और पोजीशन 2 का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे बियॉन्ड सी है, ठीक है, बियॉन्ड सी। पोजीशन 3 का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे एट सी, यानी सी पर ही रखना है। पोजीशन 4 का मतलब क्या होता है? तो सी और एफ के बीच में रखना है। अब पोजीशन 5 का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे हम लोग को एफ पर ऑब्जेक्ट को रखना है। और एक हमारा 6th पोजीशन भी आता है जो बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे? पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। आपको ध्यान क्या देना है इस कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये 5 केस आपके पास पूछता है यहाँ पर, तो आप सीधा बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जैसे ही आपके पास 6th केस बोल देगा तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और बिहाइंड द
मिरर बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बताया, ओ यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई यानी कि इमेज। ऑब्जेक्ट को 1 पे रखेंगे तो इमेज 5 पे बनेगा, ठीक है। और हमने सारे पोजीशन 1 का मतलब दिखा दिया। 1 मतलब इन्फिनिटी, 2 मतलब बियॉन्ड सी, ठीक है, 3 मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी प्रकार से हमने सी और एफ के बीच में, और फाइनली हमने एफ में दिखाया, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो किसी भी रे डायग्राम को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लोग यहाँ पर रूल सीख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे नियम देख लेते हैं हमारे पास कैसे डायग्राम जो बना हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बिहाइंड द मिरर हमारे पास इमेज बना हुआ है। आपके पास यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे इमेज है एच आई, ठीक है। और यहाँ पर ए बी क्या है आपका, जो आपका ए बी है आपका एच ओ है ना, एच ओ यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ए डेस बी डेस आपके पास यहाँ पर क्या है, तो बोलेंगे साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज जो आपका है वो बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो कह सकते हैं बड़ा इमेज बनेगा। तो जब बड़ा बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलेंगे। कैसा बनेगा, इनलार्ज। और नेचर क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी बिहाइंड द मिरर। जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द मिरर। ये 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसे तो हमारे पास 16 डायग्राम होते हैं मिरर लेंस मिलाकर, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हमसे पूछा गया है नेक्स्ट कि रे डायग्राम हमें कॉनकेव मिरर का दिखाना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, ये आपके पास लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 2 स्थितियां होती है। टोटल हमारे पास कितने होती है, तो 2 स्थिति होती है। 2 तरह से डायग्राम बनाते हैं कॉनकेव लेंस में। कितने तरीका से, 2 तरीका। और अगर बोल दिया जाए कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें हम लोग 6 तरीका से डायग्राम बनाते हैं। यानी लेंस में भी टोटल 8 डायग्राम बनेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रख देना है ऑब्जेक्ट को। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ और इन्फिनिटी के बीच कहीं पे भी रख देना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनेंगे, बोलेंगे जो हमारा इमेज बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और F1 यानी कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, इसके बीच में बनेगा। ए बी क्या है, तो बोलेंगे साइज ऑफ इमेज। ए डेस बी डेस क्या है, तो बोलेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इस स्थिति में आप देखेंगे कि साइज ऑफ इमेज जो होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो गया तो कह सकते हैं कि आपके पास इनलार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा, तो बोलेंगे इनलार्ज इमेज बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रे डायग्राम यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पर जहां पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ से इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से डाइवर्ज करता है कि लगता है कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। पहला ये रूल हो गया। दूसरा हो गया कि हम लोग जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने के लिए एक लाइन खींचते हैं, और जहां पे भी आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा देता है पोजिशन ऑफ इमेज देता है, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ इमेज यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि डिमिनिश्ड बनेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो क्या बोलना है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर माने ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे कम है। तो इस तरीका से आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे आपको साफ यहाँ दिख रहा होगा एच आई जो है काफी छोटा है, ठीक है। ये आपके पास एच आई काफी छोटा है, एच ओ यहाँ पर बड़ा है, यानी कि कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो छोटा बनता है तो हम लोग डिमिनिश बोलते हैं, और बड़ा बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपके पास आ गया फिर से कॉन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम है, ठीक है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। तो कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है ना, कि हमें कहाँ रखना है, तो O और F के बीच में रखना है, O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इस केस में भी क्या होता है, तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, सीधा ये समांतर जाएगा यानी कि पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल यहाँ पे जाता है तो कहाँ से पास करता है, तो हम लोग बोलेंगे पास करता है F2 से।
और लगेगा कि कहीं कहीं पीछे जा रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो पीछे अगर एक्सपेंड करेंगे तो किसी एक पॉइंट में कट जाता है, और जहां पे कटेगा वहां पे क्या बनेगा, इमेज बन जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट का साइज से, तो क्या बोलना है हम लोग को, इनलार्ज बोलना है, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनलार्ज बनता है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, यानी कि इमेज जो होगा लार्जर बनेगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 रे डायग्राम बात की है, और तीनों का तीनों रे डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है, बहुत बार पूछता है यहाँ से, ठीक है। अगर सारे आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, लेकिन ये 3-4 कुछ पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर का है, यानी कह सकते हैं कि आपके पास जो गिवन है वो एचओ गिवन है। एचओ कितना है, +4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एचओ या H1 कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब बोला गया इसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात कि यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, या वो मिरर होगा या लेंस होगा, यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारे पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये आपको साइन कन्वेंशन जरूरी है। तो मेरा मेन फोकस यहाँ पे साइन कन्वेंशन पर रहेगा, बाकी आप यहाँ पे कैलकुलेशन खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन वो देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, तो यू का वैल्यू क्या हमेशा निगेटिव है, और क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया, ठीक है, फोकल लेंथ। तो एफ का भी वैल्यू क्या होता है, माइनस में, एफ का भी वैल्यू क्या होगा, माइनस में। कॉनकेव में हमेशा माइनस होता है, ठीक है, कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा माइनस, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो जाएगा या कोई लेंस भी कॉनकेव है, ठीक है। कोई भी लेंस अगर कॉनकेव है या कोई भी मिरर अगर कॉनकेव है, तो उस केस में एफ का वैल्यू हमेशा निगेटिव हो जाएगा। यानी गिवन डेटा हम लोग को मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। हम लोग देखें हमसे निकालना क्या है, तो बोला फाइंड द लोकेशन, यानी कि पोजीशन, यानी में भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, भी, और साइज निकालना है, यानी कि एचआई निकालना है। क्या निकालना है, एचआई निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें भी का वैल्यू मिलता है माइनस में, ठीक है। भी का वैल्यू में क्या मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे माइनस में मिल जाता है। ये लेंस कौन सा है हमारा, तो बोलेंगे लेंस हमारा कॉनकेव है, ठीक है। लेंस हमारा कौन है, तो बोलेंगे लेंस हमारा ये कॉनकेव लेंस है। यानी कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अरे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका F1 हो जाता है, यहाँ पर आपका 2F1 हो जाता है, यहाँ पर आपका F2 हो जाता है, और यहाँ पर आपका 2F2 हो जाता है, ठीक है। यानी कि O हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपके पास कितना दिया गया है, तो बोलेंगे 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आपका जो ऑब्जेक्ट है, कहीं ऑप्टिकल सेंटर से इधर कहीं पे आपका, ठीक है, आप 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कहेंगे, ध्यान से आप देखेंगे 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यानी F1 पर, ठीक है। तो यू कहाँ हो गया आपका, 2F1 पर, यू कहाँ हो गया, 2F1 पर। तो जैसे आप 2F1 पर यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो आपका रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ बनने के बाद सीधा इधर जाएगा, ऐसा लगेगा कहाँ से आ रहा है, ये फोकस से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आपका रे डायग्राम है, यहाँ से आपका जाएगा ओ से कटेगा, एफ के पास गलत डायग्राम बन गया, आपके पास ओ से यहाँ पे कटेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कटता हुआ दिखाएगा, ठीक है। आप जब नाप कर यहाँ पे काटेंगे तो बिल्कुल दिखेगा ओ और F1 के बीच में, ओ और F1 के बीच में, यानी कि 10 सेंटीमीटर में ये बन रहा होगा, ठीक है। ओ और F1 के बीच में इमेज बनेगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो इमेज होगा, ठीक है, जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा, जो इमेज होगा वो क्या बनेगा, छोटा, किसकी तुलना में, तो ऑब्जेक्ट की तुलना में। और कितनी दूरी पे बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी में बनेगा, और लेफ्ट में बन रहा है इसीलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। एम इक्वल टू लेंस में क्या होता है, तो बोलेंगे V/U होता है। V का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे माइनस में 10, U का वैल्यू कितना, तो माइनस में 30, माइनस माइनस कट गया तो 1/3 हो गया। 1/3 क्या है, तो 1/3 है 0.34। ये अपने आप में क्या है, एक से छोटा है, यानी छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कैसा बनेगा, तो बोलेंगे डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे देखा हुआ है।
और लास्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया इमेज का पोजीशन तो 10 सेंटीमीटर पर होगा, लेकिन माइनस में होगा, ठीक है। लेफ्ट ऑन द सेम साइड, क्या बोलेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ये लेंस के उसी साइड में रखा जाएगा इमेज को जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब सेम साइड में दोनों बनेगा, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज बनेगा। आज चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ सकता है यहाँ पर, तो हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे हमारे पास v बाई यू, हमारे पास जो v बाई यू, और दूसरी चीज यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे m का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। अब m का वैल्यू मिल गया तो hi भी आप देख सकते हैं, hi निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि m इंटू एच ओ, एम इंटू एच ओ, एम का वैल्यू कितना आया था, तो 0.34 आया था, एच ओ का वैल्यू कितना है, 4 आपके पास है, ठीक है। तो कह सकते हैं 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 एक 13, तो 1.36 या 1.34 1 अप्रोक्स में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप यहाँ पे एच आई भी निकाल सकते हैं, यानी साइज आपका काफी छोटा हो गया। 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब मात्र 1.34 या 36 कह सकते हैं, इतने सेंटीमीटर का इमेज बना, मतलब छोटा इमेज बना है, ठीक है। तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है एक और न्यूमेरिकल, इसमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, यानी हमारे पास एचओ का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, प्लस में 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया है कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी में रखा गया, लेकिन कहाँ, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में रहे या जहां पे भी हमारे पास रहेगा, ठीक है, यू का वैल्यू हमारे पास हमेशा कितना होगा, माइनस में होगा, ठीक है। यू का वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस में, तो यू हमारा माइनस में है। फिर बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स का केस में, ठीक है, हमारा जो कॉन्वेक्स होता है उसके केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, तो बोलेंगे प्लस में, ठीक है, क्या होता है, प्लस में। अगर ये प्लस में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्लस में, तो एफ भी क्या आएगा, प्लस में, यानी एफ का वैल्यू प्लस में 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये मिरर है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का वी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है, वी का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में आया। अब इतना बेसिक कैलकुलेशन हम सबको पता है। अब जैसे ही देखेंगे वी का वैल्यू आ गया तो हम लोग डायग्राम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो बोलेंगे पोल होता है, इसके बाद फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे v का वैल्यू पॉजिटिव आया है, यानी कि पोल से आप देखेंगे राइट साइड में बनेगा, पोल से राइट साइड में। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट क्यों होता है, तो बोलेंगे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो बोलेंगे इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। और बिहाइंड द मिरर रहता है तो बोलेंगे वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो हमने पोजीशन भी देख लिया कितना बनेगा, तो बोलेंगे 8.57 सेंटीमीटर दूरी में। नेचर भी हम लोग देख लिए, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और हम लोग यहाँ पे साइज भी आसानी से निकाल सकते हैं, साइज ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है मिरर के लिए, ठीक है, क्या होता है, तो एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू, और फिर होता है एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, v का कितना है, तो बोलेंगे 8.57, u का वैल्यू कितना है, तो माइनस में आप बोलेंगे 20 सेंटीमीटर, hi का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे प्लस में 5, तो यहाँ पर सॉरी प्लस में 5 नहीं, हमारे पास hi का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो hi का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, और ho का वैल्यू कितना दिया, प्लस में 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, और 4 से 8 भी कटेगा, तो करीब करीब आपका ये जो कटेगा 2.15, करीब करीब 2.15 या 14 पे कटेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो बोलेंगे हमारे पास उसका जो साइज होगा 2.14, यानी जो एचओ का साइज हमारे पास दिया था वो 5 सेंटीमीटर दिया था, हमने एचआई का साइज निकाला तो कितना हो गया, तो बोलेंगे 2.14 सेंटीमीटर। यानी देख के क्लियर पता चल रहा है कि इमेज हमारा छोटा बनेगा, और छोटा इमेज बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बनेगा, क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बनता है। हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे उसमें हमसे पूछा गया है एक लाइट जो है वो एंटर करता है, ये आपके पास 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, बोलेंगे 2 मार्क्स का है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई भी। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, वैक्यूम में। और भी क्या होती है, तो बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, चाहे एयर मीडियम हो, ग्लास मीडियम हो, जो भी मीडियम होता है, मीडियम में भी लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए, और वैक्यूम में सी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग के पास फॉर्मूला निकल गया। अब गिवन क्या है, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, कितना दिया 1.5 दिया है। तो बोला कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ग्लास, यानी ग्लास मीडियम है। तो हमने आपको क्या बताया कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सी बाई भी, यानी हमें भी निकालनी है। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सी बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है, सी बाई म्यू। सी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 3 गुना 10 का पावर 8, और म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, यानी कि 1.5। तो 1.5 से काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन करना सीखा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर, 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर, ग्लास मीडियम में, ठीक है। तो इस तरह से 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज कॉल्ड मायोपिया, ठीक है, ये आपके पास डिफेक्ट ऑफ विजन होता है मायोपिया। तो मायोपिया 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक पूछी जाती है मायोपिया, एक आपसे पूछा जाता है हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, क्या पूछा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया। उसके बाद एक पूछा जाता है आपसे प्रेस बायोपिया, क्या पूछा जाएगा, तो बोलेंगे प्रेस बायोपिया, ठीक है, 3 चीजें हैं। और हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो और इसके साथ हमसे क्या पूछा जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंस पूछा जाता है, किसमें कौन सा लेंस यूज होता है। मायोपिया में कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया का केस में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेस बायोपिया केस में बाईफोकल लेंस, है ना, बाईफोकल लेंस, यानी दोनों तरह के लेंस इसमें प्रयोग किए जाते हैं, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस दोनों को मिलाकर यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से इसको देखा। उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, तो बोलेंगे कि डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, माने नजदीक की चीजें देख सकता है लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे। इसके कारण क्या होता है, तो पहला कारण थिकनिंग ऑफ आई लेंस, है ना, जिससे क्या होता है, फोकल लेंथ ना रिड्यूस हो जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रिड्यूस। और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो यहाँ पे कहते हैं इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी हमारे पास कह सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास जहां पे इमेज हम लोग का बनना था, ठीक है, रेटिना पे जनरली इमेज बनना था, लेकिन अगर रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं हमारा मायोपिक आई है, ठीक है। तो मायोपिक आई में क्या होता है, रेटिना से पहले, मान लीजिए यहाँ पे आपका रेटिना है, तो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिक आई, ठीक है। और करेक्टेड, जब हम लोग यहाँ पर कॉन्केव लेंस का यूज कर देंगे तो आपका रेटिना पर इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो डायग्राम का प्रैक्टिस आपको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह हो गया आपके पास कारण। दूसरा हम लोग कह सकते हैं रिमेडी, यानी उपचार कैसे करेंगे। रिमेडी मतलब क्या होता है, उपचार। तो उपचार किया जाता है हम लोग कॉन्केव लेंस का स्पेक्टेकल, यानी चश्मे का प्रयोग करके इसका इस्तेमाल से ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें पूछा गया हमसे, इसमें डिफरेंस भी बताना बोलता है, ठीक है, बोला जाता है। और कभी कभी बोला जाता है लॉन्ग साइडनेस, तो लॉन्ग साइडनेस हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन नियर ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटनेस, या इसी को हम लोग हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। ये भी एक तरह का क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन है, ठीक है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। तो चलिए ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण ठीक उल्टा है, इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, जरूरत से ज्यादा फोकल लेंथ हो जाता है। और यहाँ पे आईबॉल क्या हो जाता है, श्रिंकेज, यानी कि सिकुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आईबॉल होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, तो मायोपिया केस में हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ वहां पे क्या हो जाता था, तो रिड्यूस हो जाता था, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो आईबॉल सिकुड़ जाता है। उसके बाद हम लोग इसका रिमेडी देखेंगे, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे इसका जो अमेंडमेंट है, रिमेडी है, उपचार है, वो हम लोग कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का ग्लास प्रयोग करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। यानी देख सकते हैं यहाँ पर रेटिना से भी बाहर आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ तक।
तो रेटिना में ये आपके पास लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपके पास हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, ये आपका लॉन्ग साइडनेस वाली आई है, ठीक है, और ये आपके पास करेक्टेड आई है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बताइए, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टेबल में लिखेंगे, ठीक है। एक तरफ में आप क्या लिखेंगे, नियर साइटनेस, और दूसरी तरफ में आपको क्या लिखना है, लिखना है लॉन्ग साइटनेस, है ना, लॉन्ग साइटनेस। एक तरफ में नियर साइटनेस यानी कि मायोपिया, और दूसरे साइड में लॉन्ग साइटनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। और उसके बाद आप टेबल में लिखकर पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके आप यहाँ पर लिखेंगे। ये ज्यादा सही लिखने का तरीका है, ठीक है। तो नियर साइटनेस का डेफिनेशन सबसे पहले आपको लिख लेना है, इसके कारण क्या होते हैं ये आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या लिखना है, इमेज कहाँ होता है, तो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाती है इसमें, और इसका हम लोग कॉन्केव लेंस का प्रयोग करेंगे तो जाकर ये ठीक होता है, ठीक है ना। ये आपका नियर साइटनेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फार साइटनेस। तो फार साइटनेस की स्थिति में क्या होती है, यानी कि हमारे पास लॉन्ग साइटनेस है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। पहले आपको डेफिनेशन लिख देना है, उसके बाद यहाँ कारण लिखना है। इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और लेंथ जो होता है आईबॉल का वो छोटा हो जाता है, ठीक है। फिर हमको इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। हमसे पूछा गया इसमें कि व्हाई डज सन अपीयर ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मतलब क्या है, तो कह सकते हैं लाल, है ना, ब्लड शॉट यानी लाल लाल खून की तरह क्यों हमें दिखाई देती है एट द टाइम ऑफ सनराइज। सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देती है, मैंने सूर्य जब उगता है तो लाल दिखने का कारण क्या है। तो सबसे पहले अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट आप टिक मारेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का जो स्कैटरिंग है। और एक और भी है इसी से रिलेटेड, जो हमारे पास एक कह सकते हैं पानी वाला इफेक्ट है हमारे पास, रमन इफेक्ट के नाम से उसको जाना जाता है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इससे ये, ठीक है। तो स्कैटर लाइट पार्टिकल को स्कैटर हो जाना क्या होता है कि सनराइज के समय सनलाइट जो होते हैं बहुत ही थिक लेयर से पास करता है, एटमॉस्फेयर का बहुत थिक लेयर से पास करता है, जिसकी वजह से स्कैटर कर देता है ब्लू कलर को। इसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। आपको अगर यहाँ पे देखना है सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा विबग्योर। क्या याद रखना होगा, विबग्योर, ठीक है। ये आपके पास विबग्योर, V फॉर वायोलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसमें होता है, वायोलेट में, और सबसे कम डिफ्लेक्शन किसमें होता है, रेड कलर में, ठीक है। रेड कलर का जो डिफ्लेक्शन होता है काफी कम होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम ये जो है स्कैटरिंग होगा। रेड कलर में स्कैटरिंग जो होता है बहुत कम होता है क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है। रेड कलर का कह सकते हैं वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है। आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लोग लेमडा लिखते हैं तो लिख सकते हैं VIB, उसके बाद GYOR, यानी सबसे ज्यादा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। रेड कलर का वेवलेंथ होता है ज्यादा, ठीक है, और वायलेट कलर का, ब्लू कलर का, ये सब का होता है कम। तो जिसका कम होगा वेवलेंथ, है ना, वो ज्यादा स्कैटर्ड करेंगे, ठीक है, और जिसका ज्यादा होता है वो कम स्कैटर्ड करता है। तो हम लोग को एक कारण में लिखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वजह से स्कैटरिंग बहुत यहाँ पर कम होता है। इस वजह से लाल कलर जो है हमारे आंख तक जल्दी दिखाई देते हैं, लाल कलर आसानी से, रेड कलर आसानी से पहुंचती है, इसीलिए सन जो है रेड अपीयर होता है, ठीक है। कब, तो एट द टाइम ऑफ सनराइज। सनराइज के समय हमें अपीयरेंस कैसा होता है, तो बोलेंगे रेड कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताना है हमें व्हाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, यानी जो आकाश का जो रंग है वो हमें ब्लू यानी कि नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। ब्लू यानी कि नीला हमें क्यों दिखाई देता है, इसका कारण बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ब्लू होता है, ये भी किस कारण से, तो बोलेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें भी कारण क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो लाइट क्या करता है, स्कैटर कर जाता है, और रेड कलर बहुत कम स्कैटर करता है। क्यों, इसका वेवलेंथ यानी कि लेमडा, इसका जो वेवलेंथ होता है काफी कम होने की वजह से। अब ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत
ज्यादा होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर ज्यादा फैलेगा आकाश में, ब्लू कलर जो होता है बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, मोर स्कैटरिंग होता है, इसीलिए आकाश जो होता है हम लोग को ब्लू ब्लू दिखाई देता है। तो ये हमारा ये मेन कारण है। ये आपके पास 2 मार्क्स का सवाल है। कितने मार्क्स का सवाल है बोलेंगे? 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला भी होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से आप क्या करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का या जो भी रेजिस्टेंस है उसका जो है SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है, जिसे हम लोग इस ग्रीक लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के फायदे क्या हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जनरली घरों में नहीं होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? तो जब डिवाइस हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाएगा तो अगर मान लीजिए सर्किट आपका डैमेज होता है, ठीक है, सर्किट अगर टूट जाता है तो सारे डिवाइस आपका जो है यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जो फ्लो ऑफ करेंट होगा ना वो बंद हो जाएगा। यानी जो हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट ऑफ जो फ्लो होता है, ठीक है, करंट का जो फ्लो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो सारे करंट एक ही साथ फ्लो करना बंद कर जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग सीरीज का यूज नहीं करते हैं, पैरेलल का यूज करते हैं, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि करंट जब यहाँ पे सेम रहता है लेकिन अलग अलग इक्विपमेंट के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अलग अलग करंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो करंट हम लोग को सबके लिए सेम नहीं चाहिए, जबकि सीरीज में क्या होता है? सेम करंट होता है, ठीक है, सेम करंट होता है। हमें अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग करंट चाहिए। कोई मान लीजिए हमारे हीटर है, जनरेटर है, मोटर है, ये सब जलाना है तो उसके लिए हम लोग को ज्यादा करंट चाहिए होता है। और नॉर्मल हमारे पास मान लीजिए फैन हो गया या मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, तो ये सबको कम करंट में भी काम चल जाएगा। तो जब सीरीज में रहेंगे तो सबको अलग अलग करंट चाहिए, जिसको ज्यादा चाहिए उसको कम मिल जाएगा, जिसको कम चाहिए उसको ज्यादा मिलेगा, तो दोनों स्थिति में नुकसान है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दूसरा कारण यह है, इसीलिए सीरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं घरों में, ठीक है। तीसरा कारण है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पर, है ना, तो आपके पास करंट क्या होता है? ज्यादा। करंट क्या होता है? ज्यादा। हमने ओम्स लॉस देखा हुआ है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो कह सकते हैं यहाँ से कि V हमारे पास जो होता है I इंटू R के बराबर होता है कि नहीं। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या होता है? तो बोलेंगे V बाई I। अगर V हम लोग कांस्टेंट कर देंगे तो रिलेशन किस के बीच में मिलेगा? तो R और I के बीच में मिलेगा। तो कह सकते हैं कि R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका? तो बोलेंगे रेजिस्टेंस का। जब जब रेजिस्टेंस कम होगा तब तब करंट ज्यादा होगा, ठीक है। यानी एक फायदा ये है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ठीक है, वैसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो R का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? तो बोलते हैं जो R का जो हमारा वैल्यू होता है रो इंटू एल बाई ए, ठीक है, रो इंटू एल बाई ए। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। आर होता है रेजिस्टेंस, जबकि रो क्या होता है? तो रो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो ऑन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ऑन द लेंथ ऑफ वायर, पहला किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ होती है उस पे डिपेंड करेगा, है ना। यानी लंबा अगर वायर रहेगा तो ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमारे पास हो गया, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पर। दूसरा होता है थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस ऑफ वायर जितनी रहेगी उतना हमारे पास लेस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी ग्रेटर द थिकनेस, थिकनेस जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। फिर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल किस प्रकार का बना हुआ है। वो मटेरियल आपका गोल्ड का है ना, या वो मटेरियल आपके पास सिल्वर का है, मटेरियल कॉपर का है, लोहा का है, या फिर एल्युमिनियम का है। मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्योर मेटल है, ठीक है, तो प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर जब आपका यहाँ पर
बढ़ेगा, टी का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और टी का वैल्यू जब घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। ये किसके लिए वैलिड होता है, तो बोलेंगे प्योर मेटल के लिए, ओनली वैलिड फॉर प्योर मेटल, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ये सवाल आपका 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये कितने मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए। तो आप इस प्रकार से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन। बोला है कि क्यों, व्हाट इज नहीं, यहाँ पे वाई है, ठीक है। वाई इज द फिलामेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन, जो कि एक मेटल है, तो टंगस्टन से ही क्यों बनाया जाता है। इसका कारण है कि ये आसानी से हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, और दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हाई है, ठीक है। यानी ये हाई टेम्परेचर पे आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, और दूसरा कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, तो जल्दी ये टूटेगा नहीं। हाई वोल्टेज पे भी बहुत ज्यादा ये देर तक रेजिस्ट करके रखेगा, ये जल्दी फ्यूज नहीं होगा। जो टंगस्टन है वो जल्दी फ्यूज नहीं होगा, ठीक है, बल्ब फ्यूज नहीं होगा। तो इसी वजह से फिलामेंट जो होता है किससे बनाया जाता है, टंगस्टन नाम का मेटल से बनाया जाता है। ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें पूछा गया ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। ओम्स लॉ का क्या लिखना है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर कि टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये जो ओम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मतलब कोई भी फिजिकल कंडीशन पे, ठीक है, तो कोई भी फिजिकल कंडीशन, चाहे लेंथ हो गया, चाहे थिकनेस हो गया, चाहे टेम्परेचर हो गया, एक कंडक्टर का चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी हम लोग बात करेंगे। मेन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर। बाकी चीजें तो कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन टेम्परेचर हमारे लिए एक वाइटल पॉइंट है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो बोलेंगे करंट का, है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक लॉ मिल जाता है। अब उस लॉ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि लॉ हमारे पास इस तरह से होता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कह सकते हैं v इक्वल टू आर आई, या इसी को हम लोग कह सकते हैं R इक्वल टू v बाई आई भी कह सकते हैं, सेम ही बात हो गया आपका, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, बोलेंगे ओम। वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट। और करंट का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया था, एक सवाल यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो करंट है वो 5 एम्पियर का है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2.5 का है, तो बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V का वैल्यू निकालना है ना। तो V का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे V इक्वल टू होता है, हम लोग बोलेंगे कि IR, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, तो बोलेंगे IR होता है। I का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। R का वैल्यू कितना गिवन है, 2.5 होता है, ठीक है। यानी हमारे पास 12.5 वोल्ट, ठीक है, 12.5, 12.5 वोल्ट, 12.5 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का, वोल्टेज कितना है, बोलेंगे 220 है, ठीक है ना। तब बोला है कि हम लोग को पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V का वैल्यू कितना है, 220 है। I का वैल्यू 5 एम्पियर है, गुना कर देंगे तो 1100, है ना, 1100 वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1100, तो 1100 वाट आ जाएगा, ठीक है, 1100 वाट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, और हमसे क्या पूछा है, तो बोला है कि एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, बोला है यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड भी हम लोग को यहाँ पे निकालना है। पावर 1100 आ चुका है, ठीक है। हमसे बोला है कि इसमें से पावर के साथ साथ एनर्जी निकालना है जब वो 2 घंटा चलता है, समय दिया हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका पावर हम लोग निकाल देंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पर पावर नहीं, एनर्जी का फॉर्मूला या हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू टी। P हमारे पास कितना आया हुआ था, 1100 वाट, यानी कि 1.1 है ना, 1.1 किलोवाट। टाइम से इसको इंटू कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर। तो आंसर कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 2 किलोवाट आवर इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल
इसमें हमसे पूछा गया है, और साथ ही साथ हमसे यहाँ पे पूछा गया है एक हमारे पास, देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास फ्लेमिंग्स लॉ पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया? फ्लेमिंग्स लॉ, यानी लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है। आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब क्या आपको समझना है? तो बोलेंगे आपको फादर मतलब समझना है फोर्स, फादर मतलब फोर्स। अब मदर मतलब क्या समझना है? तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और सी मतलब चाइल्ड, यानी कि करंट समझना है। यानी आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो हमारे पास होता है अंगूठा, यानी कि थंब, तो थंब में किसको बिठाना है? फादर को, यानी कि फोर्स को। फिर होता है फोर फिंगर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मदर को। और उसके बाद मिडल फिंगर है ना, मिडल फिंगर, इसमें करंट को यानी कि चाइल्ड, ठीक है। तो मदर फादर चाइल्ड याद रखना है, मदर फादर चाइल्ड। मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, फादर यानी कि फोर्स, ठीक है, और चाइल्ड यानी कि करंट, है ना। इस प्रकार से तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे, डायग्राम जरूरी है लेकिन स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पूछा है सवाल में कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। तो इस रूल में हमें अपने हाथ के, हमारे जो हाथ है उसके इंडेक्स फिंगर को, यानी जो फोर सामने वाली फिंगर है, और उसका जो मिडल फिंगर या जो थंब है लेफ्ट हैंड के, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर को इस प्रकार से हम लोग को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्प्रेड करना है। मैंने तीनों का बीच का आपस का एंगल कितने होने चाहिए? तो बोल सकते हैं, तो होनी चाहिए एंगल हमारे पास ये 90 डिग्री का, राइट एंगल। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे इंडेक्स फिगर होता है ना, इंडेक्स फिगर यानी जो सामने वाली जो फिगर होती है फोर फिंगर, वो क्या होती है? तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, जबकि मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है ना। और थंब क्या दिखाता है? तो थंब दिखाता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यानी फोर्स को दिखाता है। क्या दिखाता है? तो बोलेंगे फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसको दिखाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया। अगर आपको शॉर्ट में अगर याद है तो आप इतना रटने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको शॉर्ट में अगर याद है यहाँ पर जो उन्होंने बताया यहाँ पर, तो आपको आसानी से इसका आंसर लिख पाएंगे अपने ही लैंग्वेज में। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। मतलब जैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, साउंड एम्पलीफायर, माइक्रोफोन और भी इलेक्ट्रिकल एप्लीयंसेस, है ना। ये सारे के सारे ऐसे डिवाइस है जो क्या यूज करते हैं? तो करंट करिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस पे बेस्ड है, ठीक है, इसी पे बेस्ड ये सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। राइट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उसके क्या क्या खासियत होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहला क्या होती है? ये नॉर्थ पोल पे इमर्ज होती है, ठीक है। शुरुआत कहाँ पे करती है? तो बोलेंगे नॉर्थ पर, है ना। और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? मर्ज कहाँ पे होती है? साउथ पर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, पहला पॉइंट है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डायरेक्शन जो होता है इसका इनसाइड द मैग्नेट वो अपोजिट हो जाता है। इनसाइड द मैग्नेट इसका जो डायरेक्शन हो जाता है वो क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब हम लोग इस तरीके से डायग्राम दिखा सकते हैं, इधर से नॉर्थ से साउथ गया, लेकिन फिर साउथ से अंदर में देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम लोग दिखा सकते हैं इस प्रकार से दोनों साइड में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उसका डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कैसी होती है? तो अपोजिट हो जाती है, यानी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जबकि ओरिजिनली ये स्टार्ट होती है ये नॉर्थ पोल से और जाती कहाँ पे है? साउथ पोल की तरफ। ये आउटसाइड हो गया, ये क्या हो गया? आउटसाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होते हैं क्लोज कर्व होती है, ओपन कभी भी नहीं हो सकता, ये ओपन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होती है? क्लोज कर्व होती है। तो हम लोग यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लिखकर 3 मार्क्स आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि बताइए व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, कारण क्या है? तो ये हमेशा जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। जो मैग्नेटिक नीडल जो होते हैं हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, है ना, इसका ये मतलब होगा कि दो डायरेक्शन जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर और कंपास पर, वो दो अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन, ठीक है, यानी कि
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, हम लोग ओवरलोडिंग को एक तरीका से कम करना है, ठीक है, ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला प्रिकॉशंस तो ये है कि मोर देन वन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब उसको हम लोग सेम सॉकेट से, ठीक है, एक ही सॉकेट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट नहीं करेंगे, इससे ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी फ्लो ऑफ करंट जो होगा एक्सेस हो जाएगा, जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा है हाई पावर वाले जो एप्लियंसेस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन होती है, गीजर होती है, एयर कंडीशनर, है ना, ये सब को स्विच ऑन एक ही समय पे नहीं करना है, मतलब एक ही साथ में आप सारे के सारे पावरफुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर एक ही साथ अगर आप ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, ओवरलोडिंग हो सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग को इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो चलिए आज हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है ना, आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया वो हमारा था सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे देखा फिजिक्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और साथ ही साथ 5 मार्क्स, इन सब के क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप रिवीजन प्रॉपर तरीका से करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज हम लोग वीडियो कहीं पे करेंगे फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।